अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा CS502 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 से लेके 8 तक मैं सारे लेक्चर्स को कवर करूंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन। अ सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट सीक्स टू डिटरमाइन इफ सॉफ्टवेयर आर अ combination of software programs is the best possible fit for the needs of the given client। सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर में। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट की नीड्स पूछनी होती हैं कि उसे सॉफ्टवेयर चाहिए क्यों, किस वजह से चाहिए और क्या काम वो इस पर करना चाहता है। उसके बाद हम उसकी सारी नीड्स को जानने के बाद हम स्पेसिफिकेशन के मरहले में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन सी इसकी नीड्स हैं जो टेक्निकली पॉसिबल हैं और टेक्निकली इम्पॉसिबल हैं। उसमें से हमने फिर स्पेसिफिकेशंस करनी होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी हो सकती है और कौन सी हम किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और इसे अपने क्लाइंट का सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को हम इवैल्यूएशन कहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसमें क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं वो कितनी इसमें फुलफ़िल आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास होता है लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। पहले तो था सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन, अब यहाँ पे हम लैंग्वेज की इवैल्यूएशन करेंगे। हमारे पास लैंग्वेजेस किस तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और इनके लिए मैकेनिज़्म कौन कौन सी यूज़ होते हैं। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट एंड कंपेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर हम लैंग्वेजेस को किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ या किसी दूसरे माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, वी नीड सम मैकेनिज़्म फॉर दैट इवैल्यूएशन। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म यूज़ होता है किसी भी काम के लिए। जैसे अब एक डॉक्टर को आप देखें तो उसको भी दिल की धड़कन को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो एक इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ले लें तो जब भी उसने कहीं से बिजली चेक करनी हो तो उसे वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सिस्टम में भी लैंग्वेजेस को चेक करने के लिए मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है कि कौन सी लैंग्वेज है, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। The first criterion that comes to mind is how long it takes to develop program in the given programming language। जब भी हमने कोई भी लैंग्वेज चूज़ करनी है तो उसमें सबसे पहला हमारा टारगेट ही यही होता है, हमने चेक करना होता है कि ये आया हमारी जो लैंग्वेज है ये इजी है या थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें कम टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कितने टाइम में इस लैंग्वेज पे रह के हम अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन अ प्रोग्रामर स्टार्ट अ लर्न अ न्यू लैंग्वेज। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामर है तो वो एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए जाएगा। अ टिपिकली फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ टू प्रोग्राम द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ल्ड। जब भी हम कोई भी नया प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो ऑब्वियसली हम जस्ट उसमें हेलो वर्ल्ड का लेटर जो है वो करैक्टर प्रिंट कराते हैं उसको चेक करने के लिए कि इसका सिंटैक्स क्या है। अब ये मेरे पास 3 से 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाया है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट हमने देखना है कि बेसिक लैंग्वेज में जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो इसमें एक सीरियल चलती है 10, 20, 30, 40, 50, हर एक लाइन के स्टार्ट में ये हमने डालनी होती है। बेसिक लैंग्वेज में अगर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो इसमें जस्ट हम अपनी सीरियल को स्टार्ट करके प्रिंट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और सेकंड लाइन में एंड लिख देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे पास्कल लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो तो इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम हेलो आएगा, उसके बाद इनपुट और आउटपुट ये हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद बिगिन लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हम जो भी वर्ड के प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, 1 लाइन का हो, 2 का हो, 3 का हो। बिगिन के बाद लिखेंगे और एंड से पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स होता है प्रिंट कराने के लिए वो होता है राइट एलन लिख के ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम जो भी लाइन लिखेंगे वो हमें आउटपुट में प्रिंट होके मिल जाएगी। तो इसमें हम हेलो वर्ल्ड लिख के इसको एंड करेंगे तो इसमें हमें आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड मिल जाएगी। अब ये जो लैंग्वेज है ये बेसिक लैंग्वेज के लिहाज से टोटली डिफरेंट है। तो अब आ जाती है तीसरी लैंग्वेज जो हमारे पास लिस्प लैंग्वेज है। उसमें होता यही है कि कॉन्स और लिस्प पे काम चलता है। ये 2 वर्ड होते हैं
जिनसे हम अपने लेटर्स को या करैक्टर्स को प्रिंट कराते हैं। इसमें स्टार्टिंग के लिए डिफन हेलो का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद प्रिंट लिखा जाता है और इसके बाद हमने कोई भी लाइन जो लिखनी है, प्रिंट करानी है, वो लिखी जाएगी। इसमें होता ये है कि सबसे पहले जब हमने कोई वर्ड प्रिंट कराना है, फ़र्ज़ करें अगर तो एक वर्ड है तो जस्ट हमने कॉन्स लिख के इन सिंगल इन्वर्टेड कामा में हेलो लिख दिया और जितनी भी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं, हर लाइन पे एक ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो उसको एंड पे आगे हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पे अब हेलो और वर्ड दो लेटर है हमारे पास, तो हेलो लिख के उसके आगे लिखेंगे लिस्ट और दोबारा से वर्ड लिखेंगे और जितनी भी ब्रैकेट्स हैं हमारे पास वो हम क्लोज कर देंगे। अगर फर्स्ट करें हमारे पास 3 लेटर करैक्टर आ जाते हैं तो कॉन्स के बाद हेलो, फिर लिस्ट के साथ वर्ड और दोबारा से हम लिस्ट लिख के एक तीसरा करैक्टर लिखेंगे, तो हमारे पास 3 करैक्टर भी प्रिंट हो सकते हैं। ये थी हमारे पास लिस्प लैंग्वेज। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सी लैंग्वेज। इसमें हमें एक हेडर फाइल दे दी होती है जिसमें हैश इंक्लूड लिखा होता है, उसके बाद इसका एक मेन फंक्शन जिसमें हम वर्ड मेन कहते हैं, वर्ड मेन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ब्रैकेट आती है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली जाती है, इसके अंदर हमारा सारे का सारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जो बॉडी होती है वो लिखी जाती है। CHAR जो लिखा है ये करैक्टर की एब्रीविएशन है, करैक्टर की शॉर्टकट फॉर्म है। करैक्टर स्टैटिक मैसेज, इसमें हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद इक्वल टू में हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में अपनी वर्डिंग लिखेंगे जो भी हमने प्रिंट करानी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट आई। ये हमने आई अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया जिसकी हमने वैल्यू रखनी है हेलो वर्ल्ड। फॉर के बाद आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2 और इंक्रीमेंट आई। अब यहाँ पे हमारे पास जो नीचे फार्मूला दिया गया प्रिंट एफ के अंदर ये परसेंटेज के साथ एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाह रहा है। जो स्ट्रिंग हमने ऊपर दी है, जो मैसेज हमने ऊपर दिया है आई को, वही मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं और नीचे आ गया /n। इसका मतलब होता है जी नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 4 लैंग्वेजेस थी जिसका मैंने डेमो आपको दिया किस तरह से हम इनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग इनकी हेडर फाइल से हेलो वर्ड को प्रिंट करा सकते हैं। Readability is directly related to the cost of maintenance। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट आपकी जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपकी रीडेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये प्रोग्रामिंग का रूल होता है कि जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप जितना ज़्यादा महंगा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा रीडेबल और रिलायबल होगा। द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द रीडेबिलिटी आर सिंप्लिसिटी। जितना ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम होगा आप उतना ही ईजिली उसे रीड कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसमें होता है कि हैजर्ड्स एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसमें किसी भी किस्म की जो एरर्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए से कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। डाटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है जी, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, वगैरह वगैरह, और डेटा स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंटैक्स कंसिडरेशन। अब जैसे हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके सिंटैक्स पे गौर करना चाहिए, उसके सिंटैक्स को सीखना पड़ेगा। जब हमें सिंटैक्स का पता चल जाएगा तो हम किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को ईजीली अंडरस्टैंड करके उस पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी ऑर्थोगोनैलिटी। इसमें आ जाते हैं स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वर्क फॉर रिजल्ट। जैसे एक टीम होती है तो टीम वर्क करने से जितने भी एक मेंबर होते हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को लेकर बैठ जाते हैं और उसी के रिजल्ट के पीछे, उसी के रिजल्ट के लिए सारी की सारी टीम मुत्तहिद होके एक जगह पर यूनिटी से वर्क करती है सिर्फ एक काम के लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो वर्क करेंगे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के रिजल्ट को हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रिलायबिलिटी। हर चीज़ में हम अपनी रिलायबिलिटी देखते हैं कि कितना किसी चीज़ पे हमें एतबार है, कितनी हमारा ये साथ देगी। रिलायबिलिटी इज़ येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड इनेबल द प्रोग्रामर्स टू राइट आ रिलायबल कोड। जितना रिलायबल कोड होगा उतना ही आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, यूज़र्स के लिए वो यूज़ करना ईजी होगा।
The important attributes that play an important role in this respect are listed below. इनमें क्या होगा जी, टाइप चेकिंग होगी और एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। टाइप चेकिंग में हम क्या चेक करेंगे जी, ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। टाइप चेकिंग इज रिलेटेड विद चेकिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड एज, वही वेरिएबल है जी यूज एज ऑपरेंड इन डिफरेंट। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, हम खुद भी उसे चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल हमने चेक करने होते हैं जो हमने एज आ ऑपरेंड इस्तेमाल किए होते हैं प्रोग्राम में। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर दो चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो फ़र्ज़ करें अब हमने यहाँ पे लिखा है a+b, तो ए और बी जो है वो हमारे पास ऑपरेंड हैं और जो सेंटर में प्लस लग गया है जिसकी वजह से ए और बी जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, उस प्लस को हम ऑपरेटर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इनेबल्स अ प्रोग्राम टू इंटरसेप्ट रन टाइम एरर्स। इसमें होता यही है कि हमने रन टाइम एरर्स को डीबग करना होता है, उनको पकड़ना होता है, उसके बाद उनको फिक्स करके उनको सॉल्व करके तो अपने प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में लेके आना होता है। कॉस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली हमारी जहन में आ जाएगी कि इसमें कितना खर्चा आएगा, ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या होगी, इसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या होगी, इसके जो टूल्स लगेंगे उनमें क्या कॉस्ट आएगी, इसमें जितनी टीम लगी होगी उसको हमने सैलरी देनी है तो कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद हमने इसको डिलीवर करना है टेस्टेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन टीम के पास जाएगा तो वहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट आ जाएगी। ये स्पेसिफिकेशन के मरहले के बाद हमने यही चीज़ चेक करनी होती है कि कॉस्ट कितनी आएगी, कितना, और उसके बाद हमने देखना होता है कि कितना रीडेबल है, कितना रिलायबल हमारा प्रोग्राम है। ये चीज़ें बाद में होती है, लेकिन कॉस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले जहन में आता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड वन हैज़ टू कंसिडर दी फॉलोइंग। ट्रेनिंग कॉस्ट सबसे पहले होगी जी, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू ट्रेन अ न्यू प्रोग्रामर इन दिस लैंग्वेज। अब कोई ऐसा प्रोग्रामर है जिसको इस नए प्रोग्राम का आइडिया ही नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और किस तरह से होगी, तो नए बंदे को ट्रेन करने के लिए ऑब्वियसली टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो टाइम लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है उस पर कॉस्ट भी आएगी, लागत भी आएगी। तो ये हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट होगी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन द लैंग्वेज। अब जिसने प्रोग्राम लिखना है जिस टीम ने, उसको भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तो ये भी हमारी राइटिंग कॉस्ट होगी। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड टूल्स। जिसने उसके इन्वायरमेंट को, बैकग्राउंड को, उसके फ्रंट एंड को, उसकी जो ग्राफिकल इंटरफेस होगा उसको डिज़ाइन करना है, उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होंगे उनके लिए एक अलग से चार्जेस होंगे, अलग कॉस्ट होगी। उसके बाद जब प्रोग्राम बन जाएगा तो उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जिस टीम ने करना है, टेस्टेशन जिस टीम ने करनी है, वहाँ पे जाके उस मरहले में हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम इंजेक्ट और इजेक्ट आसानी से कर लें, किसी भी सिस्टम के साथ आसानी से उसे जोड़ भी लें और उसे निकाल भी लें, उसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी डील्स विद हाउ इजी इट इज़ अ पोर्ट अ सिस्टम रिटन in a given programming language to a different environment which may include the hardware and operating system। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हमने किसी और लैंग्वेज में लिखा है उसको कितना हमारे लिए ये इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा किसी और इन्वायरमेंट में लेके जाके किसी और सिस्टम, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे इंजेक्ट करके उसे यूज़ करना। तो ये हमारी होती है जी पोर्टेबिलिटी के। अब हमने HTML में एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें उसको अगर हम अब PHP में या किसी और लैंग्वेज में, SQL में, MySQL में, JQuery में, किसी में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ये कितना डिफ़िकल्ट होगा या कितना ईजी होगा। अगर तो आपका प्रोग्राम जो है वो रिलायबल है, रीडेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा
तो आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ईजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी जनरलिटी। जनरलिटी इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ रेंज ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। ये जो हमारी जनरलिटी होती है ये हमारी लैंग्वेजेस की जो डोमेन होती हैं उनकी एक रेंज को महसूस कर देती है, रेंज के साथ डील करती है कि एक प्रोग्राम की, एक लैंग्वेज की कितनी रेंज है, कहाँ तक ये जा सकती है और कहाँ कितना ज़्यादा इजी किसी भी प्रोग्राम में ये शिफ्ट हो सकती है। उसके बाद आ जाते चार्ल्स बाबेज का एनालिटिकल इंजन। ये था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। इसे एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया था और ये इन्वेंट किया गया था 1820 में। तो स्टार्टिंग में ये जस्ट कैलकुलेशन के काम आता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के काम आता था। चार्ल्स बाबेज ने इसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा था। उसके बाद जो कंप्यूटर आया था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिजिकल मोशन वाज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसी सिस्टम को चार्ल्स बाबेज के एनालिटिकल इंजन को रिप्लेस किया गया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। व्हेन द यूएस गवर्नमेंट बिल्ट द ENIAC, जब यूएस गवर्नमेंट ने इसे बनाया था 1942 में ये कंप्यूटर बनाया गया था जिसे हम ENIAC कहते हैं। इट फॉलोड मैनी ऑफ द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ बाबेज इंजन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ऐसे थे जो चार्ल्स बाबेज के एनालिटिकल इंजन से मिलते जुलते थे और उसी तरह से तकरीबन इसे डिज़ाइन किया गया था। बस इसमें चेंजिंग ये की गई थी कि हमें यहाँ पे स्विचेस और वायर्स के ज़रिए हमने उस एनालिटिकल इंजन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया था। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसमें जस्ट आपने इनके नाम और इनकी डेट्स याद करनी है कि कौन कौन सा सिस्टम था, कौन कौन सा कंपाइलर था, कौन सी लैंग्वेज थी और वो कौन सी सन में और किसने बनाई थी। ये जस्ट आपने इनकी ये जो डेट्स हैं वो आपने याद कर लेनी है, इनके नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि ये MCQs के लिहाज से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आ नहीं सकते और शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो ये ज़्यादातर जो है आपके MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे इसने यहाँ पर बताया कि फ़र्स्ट कंपाइलर है, तो फर्स्ट कंपाइलर 1953 में आया था और ये बनाया था जी लैनिंग एंड ज़िल्डर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आई थी जो फोर्ट्रॉन 1 थी, जॉन बैकस ने बनाई थी 1957 में। इस तरह से ये सारी की सारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, तो ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास अर्ली डायनामिक लैंग्वेजेस हैं। ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपने इनकी डेट्स याद करनी है। ये जस्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपने डेट्स इनकी याद कर लेनी है और इनके नाम भी याद कर लेने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके MCQs हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस फॉर वेब। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, जावास्क्रिप्ट है और PHP है। तो एक हमारे पास होती है जी जावा और एक होती है जावास्क्रिप्ट। और कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों को मिक्स कर दें, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, क्योंकि जावा जो है वो मोबाइल ऐप्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो जावास्क्रिप्ट है ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग होती है। इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ टू क्रिएट डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट्स। ये डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट्स को बनाने के काम आती है और चेक द वैलिडिटी ऑफ इनपुट फॉर्म्स। और इनपुट जो फॉर्म होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करती है कि ये कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। HTML में ही इस्तेमाल की जाती है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमारे पास PHP है, पर्सनल होम पेज जिसकी एब्रीविएशन है। ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है और ये एक बैकएंड लैंग्वेज होती है। इट इज़ इंटरप्टेड ऑन web server when the HTML document in which embedded is requested by the browser।
ये लैंग्वेज हमारे ब्राउज़र में इस्तेमाल की जाती है। ये जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती है और HTML कोड को इस्तेमाल करती है हमें आउटपुट देने के लिए। HTML कोड हमारा कोई भी वेब स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वेब स्ट्रक्चर जो HTML में बना होगा उस पर कोडिंग होगी बैकएंड पे PHP की, तो उसी का रिजल्ट हमें HTML की सूरत में वेब स्ट्रक्चर में मिलेगा। इट अलाउज सिंपल एक्सेस टू HTML from data and makes from processing easy। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से HTML को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें इजीली प्रोसेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवोल्यूशन। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एवोल्यूशन है कि ये कब कब बनी है, तो इनमें भी इनकी डेट्स ही लिखी हुई हैं। आपने इनके नाम और डेट वगैरह अच्छी तरह से याद कर लेनी है क्योंकि ये MCQs के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लैंग्वेज डिज़ाइन पर्सपेक्टिव्स। इसमें जस्ट आपको मैं अभी ये बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिज़ाइन करना कोई भी एक सिंपल टास्क नहीं होता है। इसमें हमने सबसे पहले अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है। रिक्वायरमेंट के बाद हमने उसमें से स्पेसिफिकेशन करनी होती है कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी इम्पॉसिबल है और कौन सी कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछना है, उसके बाद हमने उसको स्पेसिफिकेशन में लाना है। स्पेसिफिकेशन के बाद हमने उसका एक डिज़ाइन तैयार करना, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर के बाद एक डिज़ाइन तैयार करना है। उसके बाद उसके बैकएंड पे कोडिंग होती है। तो ये बहुत ही लंबा एक मराहल चलता है जिसमें हमने टेस्टिंग भी करनी होती है, कंपाइलेशन भी करनी होती है और एंड पे जाकर डिलीवरेबल करना होता है। तो ये जो लैंग्वेज को डिज़ाइन करने वाला टास्क है ये एक बहुत ही लंबा टास्क होता है। क्रिटिकल सिचुएशंस भी आ जाती हैं क्योंकि हमारा क्लाइंट भी चाहता होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ मिल जाएं। और एक प्रोग्रामर की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसे उसकी तरफ से, उसके क्लाइंट साइड की तरफ से उसे कोई कंप्लेन ना मिले और उसका क्लाइंट भी ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स जो वो इस्तेमाल करके तो उसके सॉफ्टवेयर पे उसे अच्छा फीडबैक दे। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है लैंग्वेज डिज़ाइन करने के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।